नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्किन से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, बालों से रिलेटेड बात करेंगे, नेल से रिलेटेड बात करेंगे। आप किस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं, अपनी तमाम उस खूबसूरती को जो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपको दी है इवन टोन के साथ मेंटेन कर सकते हैं, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। तो आप हमेशा याद रखते हैं। आप जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी सबके सामने कि हमें इतना फीडबैक आता है, इतने लोग कहते हैं कि ये बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम होता है कि इसमें हमें अपना ख्याल रखने का भी पता लग जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक टैबूज बनाए गए हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, ये तो बड़े लोगों के नखरे हैं और बड़े लोगों के चोंचले हैं, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। तो ये आप ही की बदौलत होता है कि आप लोगों को इतना अच्छा, जिस तरह आपको फीडबैक आता है इसी तरह मुझे फीडबैक आता है। मेरे पेशेंट जब आते हैं तो मुझे आके क्लिनिक पे कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये चाहेंगे कि आप हर हफ्ते एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा सिटी 42 पे आएँ और आप वो मशवरे देते हैं कि हम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्लिनिक पे आना, या कुछ मरीज़ ऐसे जो दूर इलाकों में हैं, कहते हैं हमें टीवी पे बैठ के ही आपकी बातों का पता चलता है, हम वही दवाइयाँ खरीद लेते हैं और माशाल्लाह हमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। दवाई भी डॉक्टर देते हैं। आज के टॉपिक का आगाज़ करेंगे और आज सबसे पहला टॉपिक मेरा ये कि आजकल के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं और डेंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, बात सबसे बड़ी सिमिल यह है कि आजकल होता यह है कि सर्दी का मौसम है, सर्दी में जनरली पानी कम पिया जाता है और सर्दियों में जो ज़्यादा वाटर इनटेक जब कम होती है स्किन भी ड्राई हो जाती है और जो आप ये कहती हैं ना डैंड्रफ सर में बन जाती है, ये वही ऑयल होता है जो हमारे फेस पे निकल रहा होता है। फेस तो हम दिन में 2-3 बार धो लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर को तो बार बार 1-1 घंटे बाद धोया नहीं जा सकता ना। तो इस वजह से वो जब ऑयल हमारा वहाँ जम जाता है सर में, और स्पेशली वो बच्चे जो नहाते नहीं हैं या माँ घबराती है कि डेली अगर नहलाएंगे बच्चे को अल्लाह ना करे बीमार ना हो जाए, निमोनिया ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, जिस तरह लाहौर का मौसम है, तो उन लोगों में फिर वो खुश्की जम जाती है जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। इसी तरह स्किन हमारी जो है वो चेहरे की भी ड्राई हो जाती है और हम अपना डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि जी आप अपने ऑयल यूज़ करते रहा करें, आप इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लें, जेल्स लें, लोशंस लें और कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ताकि आपकी स्किन जितनी सॉफ्ट रह सकती रहे, क्रैकिंग ना आए उसमें स्किन में। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, लेकिन अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली देखिए ना, मैं ये देखता हूँ कि जो है ना ख़वातीन, उनको तो अपनी स्किन की बहुत केयर वो करती हैं और करनी भी चाहिए। हमारे जो मर्द हजरात होते हैं ना, दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनकी ज़्यादातर अनटिल अनलेस किसी शख्स की शोबिज़ के साथ कंसर्न है, कोई एक्टर है, मेल एक्टर, तो उनको तो उनकी वो जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए अपनी स्किन को फ्रेश रखना है। लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन तबका है या जो लोग हैं जो सुबह जाते हैं रातों को घर आते हैं काम करके, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर स्किन। वो कहते हैं यार अगर ड्राइनेस है तो चलो कोई तेल लगा लेंगे जाके, लेकिन ख़वातीन जो हैं उनमें बहुत वो ख्याल कर रही होती हैं। तो मर्द हजरात को, अब ख़वातीन को चाहिए कि वो ही अपने घर के मर्द हजरात का भी ख्याल रखें, गाड़ी में या उनके बैग में या मोटरसाइकिल पे अगर वो जा रहे हैं तो उनके बैग के अंदर कोई छोटा सा लोशन डाल दें कि जब उनको ड्राइनेस फील हो वहाँ से निकाल के जो है वो काश हमारी बीवियाँ ऐसी हो जाएं जो इतना मियों का ख्याल रखें कि उनके बैग में, वो तो बैग से चीज़ें निकाल लेती हैं, बैग में डालती नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छा ख्याल रखने वाले लोग भी हैं, लेकिन ये तो लाइटर नोट पे मजाक जो है वो चलता रहता है। अच्छा, स्किन के अमराज की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा लोगों को जो प्रॉब्लम होता है वो एक्नी का प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है, क्या वजूहात है इसकी और क्या इससे मेडिकली जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है? मैं पहले भी आपके प्रोग्राम करता रहा हूँ, उसमें बताया भी है, एक्नी जो है ना जनरली ये टीनेजर्स की बीमारी है। यानी यंगस्टर्स को जब बच्ची 12-13 साल की, 14 साल की होती है और लड़का जो है 13-14 साल का, यानी बलूगत कहती हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, तो उस वक्त ही एक्नी के दाने शुरू होते हैं और ये कई दफ़ा जेनेटिक भी होती है। अगर पेरेंट्स में किसी को थी, वालिद वालदा को, तो बच्चों में आ गई, या ननियाल ददियाल में थी, दादा नाना जब वो यंग होते थे तो ये जीन्स में भी आती है। आजकल जो एक्नी है सबसे बड़ा जो कॉज है फास्ट फूड है। हमारे बच्चों ने घर के खाने बंद कर दिए हैं। हमारे बच्चे अब ये करते हैं, रेस्टोरेंट भी नहीं जाते, टेक अवे आजकल मिल रहे हैं और वो घर में डिलीवर हो जाता है, होम डिलीवरी। तो आप सुबह उठ के जब डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करते हैं तो देखते हैं वहाँ डब्बे पड़े हुए हैं
फास्ट फूड के, यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, वो फास्ट फूड के जो डब्बे पड़े हो तो बंदा हैरान। तो मैं अपनी बीवी से कई दफ़ा पूछता हूँ, ओ भाई ये किसने, ये कब आया था? कहती वो रात बेटी पढ़ रही थी तो उसको भूख लगी तो उसने 2 बजे कॉल करके तो उसने कहा जी दे जाओ, ये डिलीवरी का। सो जो फास्ट फूड है और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स ने हमारे बच्चों को पिंपल्स पे, कील महासे, छाइयाँ जिसे एक्नी कहते हैं, बालों का गिरना, चेहरे को डल हो जाना, क्योंकि अब कितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो डेली दूध पीती हैं या डेली जो वो मिल्क शेक लेते हैं या डेली फ्रूट्स और जूसेस लेते हैं, ये रुझान ख़त्म होता जा रहा है। और घर के खाने, जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा ने हमें मक्की की रोटी, साग बना के देना, दाल को तड़का लगा के देना। अब तो दाल को तड़का लगाओ तो बच्चे नाक बंद कर लेते हैं, ये तो स्मेल आ रही है, मामा ये क्या आपने घर में घी मंगा लिया, हम नहीं ये खाएंगे। सो अब ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, ईटिंग ट्रेंड्स हमारे। अच्छा, फिर इसके साथ जो सबसे बड़ा रीज़न वो स्ट्रेस है, एक्नी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जब पढ़ता था तो मेरे बैग में 4 किताबें होती थी जब मैं स्कूल में था, और मैं जब FC कॉलेज में और सेंट एंथनी में पढ़ा, फिर किंग एडवर्ड में गया। आजकल मेरी बेटी O लेवल में है, मैं अपनी बेटी का बैग नहीं उठा सकता। मैंने एक दिन उठाया तो आप यकीन करो मैं बिल्कुल यूँ झुक गया। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा ये किसकी किताबें हैं? कहते तुम्हारी बेटी की हैं जो O लेवल में है। मुझे पता ही नहीं था, ये नहीं है मेरी, क्योंकि मेरी वाइफ सारा डील करती है, बेटी को छोड़ना, आना जाना, लेना। उस दिन मुझे पता चला कि आपकी बेगम तो बहुत अच्छी है, वो तो फिर आई थिंक आपके बैग में लोशन भी रखती होगी कि अगर कहीं जरूरत पड़े डॉक्टर साहब को तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट वाइफ, वी आर मैरिड फॉर 35 इयर्स। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। शी इज़ नॉट ए डॉक्टर, लेकिन वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। इसलिए तो 3 बेटे थे, उनकी शादी की, बहुएं आई, तीनों डॉक्टर हैं। तो वो अब ये है कि बात सबसे बड़ी है कि जो आजकल के हालात हैं इनमें पढ़ाई बहुत मुश्किल है, कंपेटिटिवनेस बहुत है, इतना कंपटीशन। अब आप यहाँ काम करती हैं, कितना कंपटीशन है हर जगह। कौन से प्रोफेशन में कंपटीशन नहीं है? शोबिज में कितना कंपटीशन है, आपके चैनल में कितना कंपटीशन है। स्ट्रेस जो है वो सारा मुंह पर आ जाता है। जब भी स्ट्रेस लेंगे वो रिफ्लेक्ट आपके फेस पे करेगा। बिल्कुल सही। सो इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल 100% इलाज है। एज ए डर्माटोलॉजिस्ट मैं ख़ुद भी इलाज करता हूँ, बाकी भी करते हैं। और ये, लेकिन मैंने लास्ट प्रोग्राम आपके साथ क्वैकरी पे किया था, अतायत पे। मेरा मशवरा ये होगा कि ब्यूटी पार्लर से जाके स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट ना कराएं। ये जब मैंने पता क्या देखा है, लड़कियाँ जाती हैं ब्यूटी पार्लर में ब्लैक हेड्स निकलवाने के लिए, वाइट हेड्स निकलवाने के लिए, ये उनका काम नहीं है ब्यूटी पार्लर। बट वो तो डॉक्टर साहब किसी भी सैलून पे आप चले जाएं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट फेशियल जो आप ले रहे हैं। वो नहीं, वो जो ब्लैक हेड्स निकालते हैं, आपको पता है उसमें क्या होता है? ब्लैक हेड्स निकालने का मतलब है जिस नीडल से या जिस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं वो वहां स्कार छोड़ सकता है। और वो जब यूं करके निकालते हैं स्पून की तरह का नीडल, तो वो तो बड़े मसले आ जाते। तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम उनको ब्लैक हेड्स की ट्रीटमेंट देंगे, हम उनको क्रीम्स देंगे, लोशन देंगे, जिनके साथ ब्लैक हेड फॉरएवर खत्म हो जाएंगे। ब्यूटी पार्लर का काम स्किन डिजीज को ठीक करना नहीं है, उनका काम सिर्फ ये है कि कॉस्मेटिक्स यूज करें। आपका चेहरा, ब्राइडल मेकअप करती हैं, बालों को उन्होंने देख लिया, आईलाइनर, लिपस्टिक यूज को आपको बता दी, फाउंडेशन, सिर्फ उनका ये काम है। बाकी जो काम है वो डर्माटोलॉजिस्ट का या कॉस्मेटिक सर्जन का काम है। बिल्कुल सही। और कॉस्मेटिक सर्जन जो है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर शायद इकोनॉमिकल है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होगा। सस्ता रोए वार वार, महंगा रोए एक बार, ये एक स्लोगन है कि जो मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि आप अपनी गली मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर में 500 रुपया दे के समझती हैं कि बहुत सस्ता है, और जब मुंह आपका जल जाता है तो फिर आपने मेरे पास आना है, फिर आपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास आना है। एग्जैक्टली। फिर आप कहती हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ, अब आप मेरा मुंह 10,000 ले लें, ठीक कर दें, मेरी तो 2 हफ्ते बाद शादी है, मेरा तो मुंह बर्न हो गया, मैं तो ब्लीच क्रीम लगवाने गई थी। अब कभी भी आप माशाल्लाह खुद एक खातून है, आप भी सैलून्स जाती होंगी, ब्यूटी पार्लर, हर खातून, कभी भी किसी ब्यूटिशियन ने आपको ब्लीच लगाने से पहले आपका स्किन टेस्ट किया है? कभी नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, इफ़ यू एंटर ए ब्यूटी सैलून, आपको टच नहीं करेगी लड़की। क्या करेगी? पहले आपकी स्किन का टेस्ट करेगी, पैच करके कि क्या आपकी स्किन टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है अगर एलर्जी तो नहीं है, स्किन किस टाइप की, अच्छा ऑयली स्किन है, चलो ये लगा दो। तो यहाँ कितने ब्यूटी सैलून में आपसे ऐसे सवाल, नो वन इज बॉदर्ड, वो कहते हैं आ गई है, चलो जी बैठे, इधर 20,000 रुपया जमा करा दें, 15,000 रुपया जमा करा दें, कुर्सी पे बैठ जाएं। बाहर के ममालिक में अगर एक स्क्रैच पड़ जाए ब्यूटिशियन से,
या एक निशान, तो आप उसको लाइसेंस कोर्ट ऑफ cancel, लॉ आप में उसको सू करें sue करें, और बिल्कुल। उसका लाइसेंस कैंसिल और उसको फिर आपको करोड़ों पैसे रुपए मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल देखो ना, ये उन लोगों ने रूल्स और लॉ, हमारे मुल्क में कोई ना रूल है ना लॉ है ना देना। जो ब्यूटिशियन है, जो बंदा कहता है कि मैं ब्यूटिशियन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं 20 डिग्रियां बाहर लगा लेता है, कोई पता नहीं करता। तो ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू, पहले भी मैंने व्यूअर्स को कहा था, अब भी कहूँगा कि आप पता करके इंटरनेट पे देखो, अपना गूगल पे सर्च करो, अपना सोशल मीडिया पे देखो, जो बेस्ट डॉक्टर है आपकी लोकेलिटी में उसको जाके दिखाएं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, गोरा होने का हमें बड़ा शौक है, तो जो आजकल एक ट्रेंड चला है, मैं इस पे आपसे बहुत दफ़ा बात कर भी चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बार बार बात करना इट्स लाइक आपको रिमाइंडर देना कि वो चीज़ नुकसानदेह है, वो चीज़ फ़ायदामंद है, किस चीज़ का कितना फ़ायदा हो सकता है। ये रिमाइंडर्स जो हैं वो मुझे लगता है हमें बार बार देने की ज़रूरत रहती है। सो ये जो इंजेक्शंस की आजकल बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, अभी भी बहुत चल रही है, और बहुत से डॉक्टर्स भी इवन आपको ये फैसिलिटी जो है वो कह रहे हैं कि अवेल करें। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इस वक्त सीनियर मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट I was about to say this. जी, वन कि ऑफ द being- सीनियर being मोस्ट, the senior जी जी, most 37-38 dermatologist. साल की जी, जी। सर्विस मैंने काम किया। बात सबसे बड़ी ये है, मैंने आज तक वो इंजेक्शन नहीं लगाया, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। वक्ती तौर पे मैं आपको अगर एक चीज़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सीमल ये आप यूज़ करो और 3-4 दिन आपका चेहरा बड़ा ग्लो करेगा। सारे लोग कहेंगे वो सीमल तुमने क्या कर लिया, तेरा तो चेहरा बदल गया। लेकिन 6 दिन के बाद तुम्हारा चेहरा मुरझा जाए, तुम्हारी किडनीज में इन्फेक्शन हो जाए, अब पेशेंट के लिवर में प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड में, तो ऐसे चेहरे को ठीक करते करते बॉडी को आप ख़राब अंदर से कर लो और अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ये तो बहुत महंगा नुस्खा है। मैं ये कहता होता हूँ अपने पेशेंट्स को, मेरे पास जो आपने गोरा रंग वाली की, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, बहुत आते हैं। हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम खुद क्रीम्स डिस्पेंस करते हैं, मैं क्रीम्स बनाता हूँ, हम भी क्रीम बना के देते हैं। उससे गोरा रंग नहीं होता, चेहरे पे ग्लो आ जाती है, चेहरे की छाइयाँ, चेहरे के तिल, हल्के जो चेहरे की पिगमेंटेशन है, सब खत्म हो जाती है। लेकिन कोई ये कह दे कि जी मुझे आप गोरा कर दो, तो गोरा करना बिल्कुल झूठ है। ये टीके जो हैं, मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल लगवाने नहीं चाहिए। इनमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके साथ किडनी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, और जवान बच्चियाँ स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई और जिन्होंने अब शादी करनी है, उन लोगों को स्पेशली ये चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जिसके साथ बड़ी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। आप हमारे पास तशरीफ लें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, हम आपको ऐसी क्रीम्स देंगे जिनके साथ आपके चेहरे पे ग्लो आ जाए। बिल्कुल सही। तो क्या इसका ऑल्टरनेट मौजूद है कोई, अगर रंग गोरा, क्योंकि ये हमारा ना सोशल मसला भी है डॉक्टर साहब, आप समझ सकते हैं। हम लोगों का देखिए, रिश्ते होने होते हैं तो गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, मैं एक और बात खूबसूरती का मयार हमने गोरे रंग के साथ अटैच कर दिया। हम लोग क्यों इतना, हम लोगों को इस चीज़ का ऑब्सेशन क्यों हो गया गोरा होने का? मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ख़वातीन को, जो माएँ हैं, उन माओं को कहूँगा अपनी बहू लाओ, उसकी जैसी उसकी सीरत को देखो, सूरत को मत देखो। अपनी बेटी की सीरत को बेहतर करो, खाली सूरत पे ना जाओ, गोरा 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 गोरा। ये इस गोरे रंग में क्या है? अल्लाह ना करे कि गोरा रंग हो और कल को शादी 1 हफ्ता लास्ट ना करे। इस गोरे रंग से क्या लेना? हमें दुआ ये करनी चाहिए कि जब भी बच्ची की शादी हो, नेक नसीब हो, अच्छी जगह जाए, मियाँ उससे लव करता हो, ससुराल उससे कि रादर देन सास आके कहे हाय तेरा तो रंग नहीं गोरा। अब मियाँ और बीवी का बड़ा प्यार है, सास को गुस्सा है कि मेरी बहू का रंग डार्क क्यों है। भाई तू कौन है कहने वाली? मियाँ जाने बीवी जाने, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को लव करते हैं। नंदे सास, मेरे साथ ही होता है, मेरे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बेटा जो है ना वो तो बिल्कुल ही बेचारा सादा सा है, बहू को देखे ना डार्क कम्प्लेक्शन है। भाई तेरा बेटा सादा सा, वो तो खुश है अपनी बीवी के साथ। हु आर यू टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ? तो फिर आप, मुझे लगता है उनकी काउंसलिंग भी साथ-साथ करते होंगे। मैं काउंसलिंग करता, मैं फिर उनकी क्लास लेता हूँ उन औरतों की। मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए, बेटा आपका खुश है, आपकी बहू खुश है, दोनों मियाँ बीवी, आपको क्या तकलीफ है उसके रंग से? अब यार यू पुश्ड अराउंड। तो बात क्या करें डॉक्टर साहब, सोसाइटी में ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। आप देखें, अल्लाह शक्ल कौन बनाता है? अल्लाह ताला। सूरत आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह ताला देता है, रंग हमें अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें डिसेबल्ड नहीं बना दिया, हमारी आंख, एक आंख खराब नहीं कर दी, हमारा कोई बाजू उल्टा नहीं कर दिया, हमें अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। और मेरे ख्याल से आपने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की कि इन चीज़ों को इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग नहीं समझते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं जो
एथिकली बहुत गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो लोग इवन टोन लेना चाहते हैं, क्या मेडिसिन में वो पॉसिबल है कि क्रीम्स पॉसिबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो? क्योंकि एक तरह की क्रीम जो यूज़ की जाती है वो जो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम अक्सर बात करते हैं कि 3 क्रीमों का मिक्सचर और उससे आपका रंग तो गोरा हो जाता है, लेकिन वो इतना गोरा हो जाता है कि बाकी बॉडी से डिफरेंस हो जाता है। और फिर मैं बोटॉक्स और फिलर्स की भी बात करना चाहूंगी कि वो किस हद तक बेनिफिशियल हैं, वो कब कब कराने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं स्किन से रिलेटेड। और अभी जो टॉपिक चल रहा था ब्रेक पर जाने से पहले वो था गोरा रंग या इवन टोन, क्या चीज़ बेहतर है और मेडिकल जो सेफ साइड है उस पर रहते हुए आप कैसे वो अचीव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि गोरा रंग जो है वो आपका बस एक साइकोलॉजिकल मसला है, लेकिन इवन टोन अच्छी चीज़ है अगर कोई खुद भी लोगों को चाहिए होती है कि थोड़ा डार्क मुंह है या ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन पर आ जाता है जिसकी वजह से डार्क कॉम्प्लेक्शन लगना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मेडिकली क्या आप सजेस्ट करेंगे? इवन टोन के लिए हमारे पास क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, मार्केट में भी हैं, और हम खुद भी डिस्पेंस करवाते हैं, खुद बनवाते हैं, और उसके साथ स्किन को बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ख़वातीन शादीशुदा हैं उनके बच्चे जब हो जाते हैं 2, 3 या 4, तो बच्चों के पास चेहरे पे स्याहियाँ पड़ जाती हैं, अच्छे पैचेस बड़े बड़े पड़ जाते हैं। उन पैचेस के लिए भी हम क्रीम्स देते हैं। अच्छा, और वो ठीक हो जाती है? बिल्कुल वो साफ़ हो जाती हैं, प्रोवाइडेड वो अपनी डाइट को बेहतर करें, जिम जाना शुरू कर दें। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है, ज़्यादातर नॉट ऑल, वो ये है कि जब औरतें बच्चे पैदा कर लेती हैं तो वो सारा कुछ जिम और वॉक और एक्सरसाइज छोड़ देती हैं, वो बच्चे के चक्कर में पड़ जाती हैं, अपने आप को छोड़ दिया, बच्चे के चक्कर में पड़ गई। फिर वो क्या होता है, दे स्टार्ट गेनिंग वेट। जब वेट गेन करती हैं वो बहुत हेल्दी हो जाती हैं, फिर उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो होता ये है कि अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम वहाँ यही आता है कि वो फिर उन औरतों को हम कहते हैं कि आप क्रीम्स ले लो हमसे, लोशंस ले लो, जेल्स ले लो, और वो लेके तो आप फिर हमसे इलाज करवाओ आके, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, चेहरा इवन टोन हो जाता है कि छाइयां पड़ गई हैं अब तो ये परमानेंट नहीं, ये इवन टोन हो जाती है। रात की नींद पूरी करें, दूध लें, फ्रूट्स लें, जूसेस लें, मिल्क शेक लें, और बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये जो घरों में मास्क लगाए जाते हैं या चीजें बनाई जाती हैं, उससे किस हद तक इम्पैक्ट आता है? देखिए, देसी टोटके कहते हैं इनको, ये बड़े पुराने ज़मानों से चल रहे हैं। हमारी यहाँ दादियाँ, नानियाँ, आपके बुजुर्ग सब यूज़ करते थे। उस ज़माने में ना लेज़र होता था, उस ज़माने में ना ये साइंस ने तरक्की की थी। जिस तरह कुछ ख़वातीन उपटन लगाती हैं चेहरे को, कुछ लेमन लगाती हैं, लीमू लगाती हैं, कुछ दही लगाती हैं, तो ये सारी के सारे जो है ना स्ट्रिंजेंट इफेक्ट, मतलब है कि पीलिंग करके स्किन को तो बेहतर करते हैं, फ्रेश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 3 ख़वातीन उपटन लगा रही हैं तो तीनों की 3 को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। हो सकता है 3 में से एक को रिएक्शन हो जाए। मेरे पास बहुत ख़वातीन आती हैं कि जी मैंने उपटन लगाया था, मेरा मुंह नहीं सूट किया। सो हर चीज़ हर शख्स को सूट नहीं करती जो देसी टोटके हैं। लेमन जो है, कई दफ़ा लेमन स्किन को ग्लो देता है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि वो इरिटेट कर देता है। जी हाँ, वो रेड। अब जिन ख़वातीन और मर्द की स्किन लाल रहती है उनको तो ऐसे देसी टोटके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब वो कईयों की स्किन नॉर्मली रेड रहती है, तो मेरे पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब मैं तो ज़रा बाहर अगर निकलूँ तो मैं तो बिल्कुल टमाटर की तरह बन जाता हूँ। ख़वातीन कहती हैं हम किचन में जाएं तो हमारा बड़ा बुरा हीटर के सामने जी हाँ। तो उन लोगों को कोई देसी टोटके नहीं करने चाहिए इस्तेमाल जिनकी स्किन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल है वो अपने आप को फ्रेश रखें, टोटकों के साथ कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो पार्लर के बाद जब मैं अक्सर ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, अभी एकदम से ज़हन में आ गया और हमेशा ही मेरे ज़हन से निकल जाता है कि जब भी ये पॉलिशर या फेशियल वगैरह कराया जाता है उसके बाद फेस पे कुछ कट्स जो हैं वो खीरे के, आलू के या किसी और फल के वो मुंह पे रख दिए जाते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस, उससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, बात यह है जितनी भी सब्जियां हैं इनके अंदर मिनरल्स हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, और इनमें इनका कोई ना कोई इफेक्ट स्किन पे ज़रूर होता है। अच्छा, अब जब आप लोग
ख़वातीन जब आप ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो जब खीरे की आपने बात की है या इसके अलावा जो जो वेजिटेबल्स रखी जाती हैं वो एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं और वो कूलिंग इफेक्ट के साथ आपको सूदिंग इफेक्ट भी आता है कि जी आप फील करती हैं कि वो जब आंखें बंद करके आप बैठी हुई हैं और उसने यहाँ आपके मुंह पे वो खीरा सा रखा हुआ है या और कोई चीज़, तो आपको बड़ा सुकून आ रहा होता है। और आप जिस तरह बंदा योगा करता है ना, मेडिटेशन करता है, आपने भी आंखें बंद की होती हैं और वो कहती है भी आपने आंखें नहीं खोलनी, मैं जब कहूँगी तो आपने आंखें खोल ली हैं, उसने बिल्कुल आपको सारा चेहरे को कवर किया होता है। लेकिन मैं फिर ये बात करूँगा, ये जितने टोटके और ये जितनी चीज़ें हैं आपको अगर सूट करती हैं तो करवाएं, अगर आपको सूट नहीं करती तो देन इनके नज़दीक नहीं आपने जाना, क्योंकि ब्यूटिशियन का काम जब यही तो प्रॉब्लम है, हमारी ब्यूटिशियन जो हैं ज़्यादातर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी क्वालिफाइड नहीं है, तो वो क्या करती हैं हर शख्स को एक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती हैं। अब आपने अगर मेरे पास मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं हर्बल फेशियल कराऊं, मैं फ्रूट वाला फेशियल कराऊं, मैं कौन से वाला फेशियल कराऊं, तो देखे ना फेशियल की भी किस्में हैं। बिल्कुल, आपने ये नहीं है डर्मो आ जाता है, उसमें वाइटनिंग आ जाता है, सिंपल आ जाता है, बहुत सी टर्म्स हैं। और ये फेशियल की जो टाइप्स हैं इनका ब्यूटिशियन को पता होना चाहिए। जब तक ब्यूटिशियन को ये पता नहीं होगा कि फेशियल की टाइप्स क्या हैं तब तक ब्यूटिशियन आपको सही तरह। मतलब यहाँ पे तो ये होता है, वो जो क्लाइंट जाते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं सैलून पे जा रही हूँ तो वो मेरे से पूछेंगे आपने कौन सा फेशियल लेना है, आपको हर्बल चाहिए, आपको डर्मो चाहिए, आपको व्हाइटनिंग चाहिए। इंस्टेड सैलून वालों को बताना चाहिए कि आपको कौन सा फेशियल सूट करेगा, आपकी स्किन देख के। हाँ, देखे ना, ये उनका काम। आपने खुद ही मेरे सवाल का, अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि जब ये कहा, अब बाहर के मुल्कों में वो यही करते हैं, वो आपकी स्किन देखते हैं, वो आपको कहेगा आई थिंक लेडी यू नीड दिस फेशियल बिकॉज इट वुड सूट योर स्किन। हमारे मुल्क में कभी वो ये नहीं कहती, वो तो जाते पूछेंगे ये 4 फेशियल हैं, बताएं कौन सा कर दूं। हाँ, बाबा, और अगर आपसे पूछेंगे कि उनसे पूछें, मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उनसे पूछें कि मुझे कौन सा सूट करेगा, तो जो सबसे महंगे वाला होगा, हाँ, जो 6,000 का होगा, 5,000 का होगा, वो आपसे कहेंगे अच्छा ये वाला करा लें, आपको बहुत बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो ये वाली चोर बाजारी भी बहुत चलती है डॉक्टर साहब। देखिए ना, वो सारा कमर्शियल है और हम लोग यही तो कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम मिसलीड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और बेचारी, अब आप आई हैं, आप मेरे पास आई हैं लेट्स से स्किन प्रॉब्लम के लिए, मैं आपका डॉक्टर हूं, आपने तो मेरे पे डिपेंडेंट होना है ना, जो मैं कहूंगा आप करेंगी। देखिए ना, आप अब मेरे साथ अब आर्ग्यू नहीं करेंगी, आप कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम है, तो मैंने जो नुस्खा लिख दिया आप कहेंगी डॉक्टर आतिफ ने दे दिया, मैंने ये, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं एथिकल प्रैक्टिस करूं। मैं गलत, अगर आपको लेज़र की ज़रूरत है तो मैं कहूँगी सीमेल आपका लेज़र होगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं आपका लेज़र ना करूँ, अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो मैं आपको दवाइयाँ दूँ। इसको कहते हैं एथिकल प्रैक्टिस। ये क्वैकरी जो है, वो अतायत, वो यही है कि जो आया बस उसको पकड़ लो और पैसे लो। अच्छा डॉक्टर साहब, बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं वो कब ज़रूरी होते हैं? और बहुत से लोगों को शौक होता है और बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, तो इस चीज़ को अगर मैं डिफाइन कराना चाहूँ आपसे तो बोटॉक्स और फिलर्स हमारी ख़वातीन में स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है हमारी हाई क्लास सोसाइटी में। जब वो कमेटी पार्टीज और किटी पार्टीज़ में हमारी ख़वातीन जाती हैं तो वो एक दूसरे से पूछती हैं, हाय तुमने कितने बोटॉक्स, तुमने नहीं करवाया? मैं तो 3 करा चुकी हूँ, मेरी स्किन को देखो, मैंने फिलर्स इतने कराए, मैंने PRP इतने कराए, मैंने डर्मापेन इतने कराए मेरी। सो ये एक जिसको कहते हैं ना सुपरफिशियल सी बातें शुरू हो गई हमारी सोसाइटी में। हमारी ख़वातीन जो ऑब्वियसली हाई क्लास सोसाइटी की हैं, आपने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया, स्टेटस सिंबल बनता है। जी, स्टेटस सिंबल, वो स्टेटस सिंबल बनता है। वो अब आपके साथ एक बैठी होगी, सीमल तुमने कभी कुछ नहीं कराया, हाय मैं तो 4 दफ़ा ये करा चुकी हूँ, देखो आई लुक 15 ईयर्स 10 ईयर्स यंगर देन माई एज। तो वो खुद आपको ये करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपको पता नहीं कि फिलर्स के, लेज़र्स के, यानी साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों के हाथ में आप अगर बोटॉक्स नहीं कराएंगी तो आपकी ड्रूपिंग आई हो जाएगी, आपका एक किस्म का फेशियल पाल्सी हो जाएगी, चेहरा आपका उल्टा हो सकता है, अल्लाह ना करे वो टीका आपकी नर्व में लग जाए, जाके पैरालिसिस हो सकता है। सो कहने का मतलब ये है, ये कोई खिलौना नहीं है कि जिसको आप जब चाहें आके इस्तेमाल कर लें। बोटॉक्स और फिलर्स को प्रोफेशनली ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन, सिर्फ ये 2 लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों के। एक हम होते हैं, एक कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। आप उनके पास जाएं और उनसे पहले ये पूछें कि क्या मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, ये होते क्या? मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ जिनको आइडिया नहीं है लेकिन बहुत सुना हुआ है कि बोटॉक्स कब कराने चाहिए और फिलर्स की ज़रूरत कहाँ रहती है। मैं बताता हूँ। देखिए, ये कब कराना जो है ना, ये बड़ा वेरी करता है। कुछ लोग जेनेटिकली, कुछ लोगों की स्किन जल्दी ढलक जाती है। लेट्स से एक की वालदा है बच्ची की, वो कहती हैं जी मैं तो जब 35 साल की थी तो मेरी स्किन की झुर्रियाँ पड़ गई,
एक औरत 55-60 साल की है, बड़ी फ्रेश लग रही है, एक तो जेनेटिकली है। दूसरा, इसकी इंडिकेशन जो है बोटॉक्स की वो तब आती है, इसको हम कहते हैं लाफिंग लाइंस। ये वाली जो लाइन, अगर ये लाफिंग लाइंस हमारी बहुत बड़ी हो जाएं, डीप हो जाएं, तो हमें बोटॉक्स कराना है। इनको हम क्रोज फीट कहते हैं। अगर यहाँ बहुत झुर्रियाँ पड़ जाए, और ये होती हैं फ्राउनिंग लाइंस, फरोज ऊपर यहाँ हमारे माथे पे, तो ये मेन रीजन है बोटॉक्स कराने का। अच्छा। अगर यहाँ ज्यादा है और देखने वाला ये कहे कि भाई तुम्हारा चेहरा तो, तुम्हारी उम्र 30 साल है, 35 साल है, तुम तो 50 साल के लग रहे हो, देन यू रिक्वायर बोटॉक्स और फिलर्स और इवन डर्मा पेन। लेकिन अगर आप यंग औरत हैं और आपकी हल्की सी लाफिंग लाइन है या हल्की सी 2-4 यहाँ रिंकल्स हैं, डोंट गेट इट टच, बिकॉज अगर आप उसको टच करेंगे, अगर आप वो करेंगे, एक दफा अगर आपने छेड़ लिया तो फिर आपको कराना ही पड़ेगा। बोटॉक्स तो आपने हर 9 महीने बाद कराना है। फिर बोटॉक्स का ये चक्कर नहीं है कि आपने बोटॉक्स करा लिया तो आप फारग हो गए, 30-35 हज़ार रुपया दे के, लो जी मैं फॉर एवर अब बड़ी यंग लग रही हूँ। वो तो हर 9 महीने बाद अगर आप नहीं जाएंगी, वापस आपकी लाफिंग लाइंस आ जाएंगी, वापस रिंकल्स आएंगे, वापस फ्राउनिंग लाइंस, और आप तो फंस जाएंगी उसमें। तो मेरा मशवरा ये है, ये ज़्यादातर वो ख़वातीन व हज़रात जो शोबिज़ से कंसर्न हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने आना होता है, जिनकी रोज़ी रोटी जो है, प्रोफेशनल करियर उनका उसमें है, ये उनके लिए ज़रूरी है, ना कि उन लोगों के लिए जो सिंपल हाउसवाइफ है, घर बैठी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कॉस्मेटिक वे हो गया बोटॉक्स कराने का कि आपने लाइंस कवर करनी है या एंटी एजिंग के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर कुछ लोगों के एक्नी है या स्कार्स हैं या खड्डे पड़ गए हैं, तो क्या उनको भी फिलअप किया जा सकता है? क्या उनको अब भी हमारे पास बेहतर किया एक्नी जा सकता है? स्कार्स के लिए, खड्डों के लिए PRP करते हैं, उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मैं भी कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। ये लेटेस्ट प्रोसीजर आया है PRP, और इसमें होता है जो हमारा प्लेटलेट्स, हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, अपने ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, 20 ml ब्लड लिया, उस सेंट्रीफ्यूगेशन में प्लेटलेट्स निकल आते हैं। अच्छा। उन प्लेटलेट्स को इंजेक्ट कर देते हैं, और ये प्लेटलेट्स बल्कि उन स्कार्स के अंदर। अच्छा। और इन प्लेटलेट्स की सबसे ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन क्या आई है? गंजेपन में। वो खवातीन या वो बच्चियां बच्चे जो यंग एज में बॉल्ड होने शुरू, उनमें हम PRP शुरू कर देते हैं। हर महीने बाद एक सेशन कराते हैं, 5-6 सेशन में बालों की ग्रोथ बहुत थिक हो जाती है। इसी तरह जो स्कार्स होते हैं वो बड़े बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मतलब, मेरा कहने का यहाँ ये है कि जिन बच्चियों को स्कार्स पड़ गए हैं या जिन बच्चियों के गड़े पड़ गए हैं बड़े बड़े और वो दवाइयों से नहीं जाते, तो उसका कुछ ना कराएं, हमारे पास तशरीफ लाएं। मकसद मेरे पास आए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो ट्रेंड है, हम आपका PRP करेंगे, हम आपके माइक्रोडर्म करेंगे, पीलिंग करेंगे, फिलर्स करेंगे, डर्मा पेन करेंगे। इतने प्रोसीजर हैं, आपके गड़े भी ठीक हो जाएंगे। जो बाल गिर रहे हैं, जो गंजापन आ रहा है, सारे का सारा गंजापन। डर्मा पेन की टर्म मैंने डर्मा पेन, जी डर्मा पेन, ये क्या होता है? डर्मा पेन जो होता है, ये एक आप समझ लें कि एक सिरिंज या एक पेन की तरह एक इंजेक्टर होता है। इसमें दवाई डाल के फिलर तो हम उससे इंजेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं डर्मा पेन। यानी वो पेन की तरह का, जिस तरह हम लिखते हैं, उसके अंदर से वो दवाई निकलती है और वो उसको पील ऑफ करके तो उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल सही। सो वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनके चेहरे पर स्कार्स हैं या एक्नी के बाद में छोड़े हुए निशान हैं या खड्डे हैं, वो ठीक हो सकते हैं 100%। और ये वो बच्चियां, मैं ज़्यादातर उन बच्चियों पे एम्फेसिस ले करता हूँ जिनकी शादी होने वाली है, या वो यंग बच्चियां जो हैं जिनके अभी प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनके लिए ये आइडियल प्रोसीजर्स हैं। और माशाल्लाह दे वुड गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। 4-5 सेशन के बाद बच्ची का चेहरा साफ हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पहले ही कहा जाता था दानों के निशान पड़ गए तो फिर कभी जाएंगे नहीं, तो वो अब पॉसिबिलिटी जो है वो उसमें निकल आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के मुंह पर या ख़ास तौर पर बैक पर वाइट निशान पड़ जाते हैं। एक तो वो निशान होते हैं जो अक्सर एक कहानी बनी हुई है कि मछली खा के दूध पी लिया तो वो उससे पड़ गया। एक वाइट निशान होते हैं जिसमें ड्राइनेस, जो खेपड़े हैं वो जम जाते हैं। इन दोनों में आई एम श्योर बहुत डिफरेंस होता है। क्या इनका इलाज पॉसिबल है? वाइट निशान जो है, सबसे पहले ये दूध और मछली वाला मैं बता दूं। मैं कई दफ़ा जब मरीज़ आते थे तो मैं कहता था, दूध और मछली के साथ अगर बंदा वाइट होना शुरू हो जाए तो हमारे बंगाली भाई सारे चिट्टे गोरे होते, क्योंकि वो मछली भी बहुत खाते हैं और दूध भी बड़ा पीते हैं। हाँ। कोई इसमें सदाकत नहीं है। अच्छा। दूध और मछली में ये, उसको हम विटिलाइगो या फुलबेरी कहते हैं, जो आप बात जिसकी कर रही हैं, बरस कहते हैं। अच्छा, वो जेनेटिक होती है, वो ट्रीटेबल है, उसका भी ट्रीटमेंट हम करते हैं बिल्कुल 100%। अगर शुरू में आ जाए ट्रीटेबल है। जो बाकी वाइट पैचेज हैं जो बच्चों के पड़ जाते हैं, उसमें क्या होता है, अक्सर
औकात माएँ कहती हैं कि जी इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। हाँ। वो कैल्शियम की मैं कमी यही नहीं पूछना चाह होती, रही वो कैल्शियम की कमी नहीं होती, वो एक्जिमा होता है। वो उन बच्चों में आता है, उन बड़ों में और बच्चों में जिनके सर में डैंड्रफ होती है। जिनको डैंड्रफ होगी वो उनके स्केल्स होते हैं, वहां भी वो ड्राइनेस आ जाती है, सो वो भी डैंड्रफ है। सो इसका मतलब है सर में भी डैंड्रफ है, चेहरे पे भी डैंड्रफ है, वो कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं है। और वो टीके छोटे बच्चों को जा जा के कैल्शियम के लगवाना बड़ी ज्यादती है उनके साथ। आप हमारे पास लेके आए, उन वाइट पैचेस का हम इलाज करते हैं और बिल्कुल वो पैचेस साफ। बिल्कुल सही। तो मुझे अगली दफा का टॉपिक मिल गया डॉक्टर साहब कि अगली दफा मैंने बात करनी है एक्जिमा पे, बिल्कुल और ठीक। इन डिटेल बात करनी जी है हाँ। कि ये क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। मैं बात करूंगी इन्फेक्शंस के हवाले से, और ये जो फुलबेरी का आपने जिक्र किया इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। अभी के लिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच My pleasure। आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इंशाल्लाह My pleasure। दोबारा फिर मुलाकात होगी उसी टॉपिक के साथ जो मैंने अभी बताया। सो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लोगों को अपना ख्याल रखना बहुत अच्छा भी लगता है, तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू सो मच My फॉर pleasure। कमिंग।